नमस्कार एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूपी एसएससी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 9 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल माना जाता है। 4000 से 2800 ईसा पूर्व के मध्य, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, या 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका हड़प्पा के काल का निर्धारण किया गया है। हम इसे 2500, ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व का हम इसे काल भी मान सकते हैं। तो राइट आंसर अभी ऑप्शन बी। चिश्ती सिलसिला जो एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहां स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान में हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की थी। चिश्ती सिलसिले की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्याणी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में ये चिश्त जो शहर है वो स्थित है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनमें जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है। इसके अलावा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है, इसमें चंद्रमा के समान ही कलाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। जलीकाट्टू को किस राज्य के गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? राजस्थान, केरल, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु को गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया था? ऑप्शन दिए राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 167। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित विधायन की सभी सूचना राज्यपाल को समय समय पर दें। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना और देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ये
राष्ट्रीय विकास परिषद का कर्तव्य या उद्देश्य नहीं है किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों को सहयोग करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ये राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य हैं। प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्यों में नहीं आता है, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तंबाकू का मोजेक रोग, पोटैटो रोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू में पौधों में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ में छोटी भी हो जाती हैं। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों को अलग कर देना चाहिए तथा जला देना चाहिए। फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, तंबाकू का मोजेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्र का आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? स्नायु संचारी, अंतर्ग्रंथन, एक्सोन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्ग्रंथन। दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्र का आवेग गुजरता है उसे अंतर्ग्रंथन कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, अंतर्ग्रंथन। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है? अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर या जनवरी दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो अप्रैल मार्च होता है। भारत के संविधान में जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है, जो ये पहले जून जुलाई होता था, लेकिन अब ये अप्रैल मार्च होता है। ये वित्तीय वर्ष भी होता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल मार्च। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या परिसंघ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से कौन सी रीत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश रीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा या उत्प्रेषण रीत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32 में उल्लिखित विभिन्न रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलवर्क है। यह रीट सरकार व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर रहा है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? ऑप्शन डी, 6 वर्ष।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो रहा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल के पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समावेश शून्यकाल नाम वर्ष 1960 और 1970 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया था जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंब लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई थी। तो भारतीय संसद में के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। तो अब इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? 30, 26, 31 या 34? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 34। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे, भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1950 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 कर दिया गया। 34 में एक मुख्य न्यायाधीश और बाद बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 34। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में या सभी राज्यों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 या अधिक राज्यों में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज दल की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है तथा इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त करना अथवा उन राज्यों में अलग अलग प्रत्येक 25 में से 1 या उसके अनुपात में लोकसभा सीटें प्रत्येक 30 में से 1 या उसके अनुपात में विधानसभा सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहा ऑप्शन सी, 4 या अधिक राज्यों में। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। संविधान में राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। भारत के राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के या भरतनाट्यम के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली के। गुरु गोपीनाथ कथकली के प्रतिपादक थे। अन्य नर्तकों में कलतोल नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, उदयशंकर एवं कृष्ण कट्टी हैं। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भारतपुजा स्थित केरल कालामंडलम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या जिनेवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय वो जिनेवा में है। यूएनओ के 193 सदस्य देशों में 185 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। अनचुंबकीय पदार्थों को, लौह चुंबकीय पदार्थों को, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को या अचुंबकीय पदार्थों को? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं और वे प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे चुंबकीय पदार्थ हैं जो सबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, एल्कोहल आदि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। कर्मरूप, परिशेषिका, अलिक्रेनन, प्रवर्त, रोम तथा काकलिया। बुद्धिदंत, स्तन ग्रंथियां, पटेला तथा कॉक्सियोन। निवेशक पटल, कर्मरूप, परिशेषिका, कर्णपेशियां या काक्षी अस्थि। रोम, कर्णपेशियां, पटेला तथा एटलस कशेरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निवेशक पटल, कर्मरूप, परिशेषिका, कर्णपेशिया और काक्षी अस्थि। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निष्क्रिय अवशेषी अंग वैसे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। यह भारत के बाघ संरक्षित अभ्यारण्यों में से एक है। यह अभ्यारण्य 1958 ईस्वी में बना था। इसके विकास के लिए विश्व वन्यजीव कोष से भी सहायता प्राप्त हो रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धनकर या मनोरंजन कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनकर। धनकर एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर विधान है जो 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया था। धनकर का उदयग्रहण संपत्ति के स्वामित्व के प्राप्त लाभों पर किया जाता है, जबकि विक्रय कर, उत्पाद कर और मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनकर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? NCAER, CSO, NSS या RBI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CSO। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेदारी CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CSO। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।